और मैं राजीव अली का नाम नहीं ले रहा, उनकी बात करना ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें हरा के जनता ने ये पहले ही संदेश दे दिया। वो हारी इसीलिए कि शायद वो नहीं कर पाई उतना काम। दूध का जल्ला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। इस क्षेत्र में जो भी रहे विधायक पहले वर्तमान जो भी हैं, उनसे जनता थोड़ी सी इसीलिए परेशान है कि जो वादे किए गए, जो काम करना था वो उन्होंने नहीं किया। जब छोटा सा था 12 साल का, तो हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए। ये सिर्फ उन लोगों द्वारा उड़ाई जा रही है जो पुराने नेताओं, जिनकी जो है धरातल हिलने लगा है, जिनके नीचे से ज़मीन खिसक रही है राजनीतिक, जिनको अब ये लग रहा है कि यहाँ हम आराम से बैठे थे, हमें ना गांव में जाना पड़ता था, ना लोगों से बात करने जाना पड़ता, ना उनके बीच जाना पड़ता था। ये कैसे लोग आ गए जो लोगों के बीच बीच घूम रहे हैं, धूप में घूमते हैं, उन्हें परेशानी होने लगी, अब उन्हें भी घर से निकलना पड़ रहा है और उन लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है। तो तकलीफ उन्हें है, उनके कुछ लोग, और वो लोग ये बात उड़ा रहे हैं कि नए चेहरे हैं और बाहर से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। अब मैं चाहे यहाँ रहूँ, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चुनाव लड़ूँ, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं एक ही परिवार का हिस्सा हूँ। मैं यहाँ लड़ूँ या मैं जाके जो है दिल्ली में लड़ूँ, हरियाणा में लड़ूँ या किसी भी स्टेट में लड़ूँ। नैम सिंह फौजदार जी के साथ मेरा एक स्वागत हुआ था कोविड से पहले। पिछली बार जो गलती की वो गलती अब हमें नहीं दोहरानी है। तो एक सचिन पायलट जी को लेके भी नाराजगी है गुजरों के बीच में कि सचिन पायलट जी अगर मुख्यमंत्री बनाए जाते कांग्रेस की तरफ से, तो शायद हो सकता था कि यहाँ का गुजर समाज फिर भी कांग्रेस के साथ चला जाता, कुछ हिस्से में चला जाता। कुछ तो कह रहे हैं हमें बदला लेना है। गुजरों से ज़्यादा इस वक्त मुझे जाट समुदाय के जो गांव हैं यहाँ पे, पथरौड़ा, पालतू, थून, इनमें युवाओं का समर्थन मिल रहा है। वाजिब अली पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने जो काम किया वो सिर्फ सीकरी में किया। मंदिर है, वो मंदिर टूट जाता है, लेकिन मस्जिद के बारे में कोई बात नहीं की जाती, उसकी दीवार रह जाती है। मतलब इस तरह का भेदभाव नहीं, ना तो मंदिर टूटे ना मस्जिद टूटे। मैं तो किसी के भी उसमें नहीं हूँ पक्ष में कि किसी का भी टूटे। अब मैं पूछना चाहता हूँ किसका दबाव आ रहा है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको शिव की मूर्ति से समस्या है? नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं। जेकोली के साथ हम आपको बता दें, आज हमारे साथ खास मेहमान होंगे जो कि चुनाव की चर्चा को लेकर बातचीत की जाएंगे। आज हमारे साथ अमित कुमार राणा जी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं और अभी टिकट की लाइन में है, लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। युवाओं ने उनके समर्थन में बाइक रैलियां निकाली और जो यहाँ नगर विधानसभा है इसके गांव में आपने देखा कि नौजवान जो चेहरे थे, क्योंकि अमित कुमार राणा जी जो है वो खुद में अपना आप में वो भी एक नौजवान है, और नौजवान जो चेहरे थे वो उनके साथ सड़क पर उतरे थे उनके समर्थन में। वोट की अपील की गई, सारी बातें करेंगे, क्या क्या मुद्दे उनके हैं चुनाव के, और बीजेपी की टिकट को लेकर अभी वो क्या देख रहे हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी एक लाइन यहाँ पे है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जी सर, सबसे पहले बात तो मेरी आपसे यही होगी कि चुनाव आप नगर से लड़ रहे हैं, तो नगर में अभी तक आपने क्या क्या समस्याएं यहाँ देखी हैं जो जनता ने आपको बताई है, क्या देखने को मिला है? हाँ, चुनाव अभी मैं लड़ नहीं रहा, चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा, और अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो संगठन के लिए काम करूंगा। जिसको भी टिकट देगी पार्टी उसके समर्थन में उसके लिए लड़ूंगा, मेहनत करूंगा। देखिए, समस्याएं यहाँ पे मूलभूत समस्याएं दो हैं जो मैंने देखी हैं। एक तो सबसे पहले यहाँ जो समस्या है वो बिजली की है। पहले मैं शहर मंडल जो है आपका नगर कस्बे के अंदर मैंने मकान बनाया, मतलब वहाँ पे किराए पे लिया मकान और वहाँ पे रहा मैं कुछ दिन। उसके बाद मैंने अपना मकान बनाया ग्रामीण परिवेश में, यहाँ पे जो है सुंदरावली के पास। ये मैंने इसीलिए बनाया, मैं ये देखना चाहता था कि शहर में और गांव के बीच में फ़र्क कितना है। आप देखेंगे कि शहर में लाइट थोड़ी आ जाती है फिर भी, लेकिन गांव का बहुत बुरा हाल है। गांव में मुश्किल से 6 घंटे लाइट आ रही है। गहलोत जी कहते हैं कि हम जो है बिजली का बहुत रेट कम कर दिया है, बिजली के बिल कम हो गए हैं। जब बिजली नहीं है तो बिजली के बिल तो कम होंगे ही। गाँव में मैं रहता हूँ इस वक्त, यहाँ पर जो ये मेरा नया मकान बना है इसके अंदर रात को इतनी समस्या है बिजली की कि रात को 6-6 घंटे 4-4 घंटे लाइट कट जाती है। दिन में कब आती है कब जाती है कुछ नहीं पता। तो पहली समस्या तो लाइट की है। दूसरी समस्या पानी की है। गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और जो शहर के कस्बों में, नगर में जब मैं वहाँ रहा मैंने देखा वहाँ पानी सप्लाई होती थी, लेकिन इतना गंदा पानी था कि अगर आप उस पानी को हाथ में लेके कुल्ला करना चाहें तो मुँह में नहीं ले सकते, उसमें इतनी गंदी बदबू आती है। पता नहीं वो सीवर से कनेक्टेड है, कहाँ से कनेक्टेड है, पानी इतना गंदा आता है कभी कभी तो, और उसमें झाग जैसे उठते हैं। मतलब यमुना का पानी कहा जाता था गंदा, उससे भी गंदा पता नहीं कहाँ से ये भेजते हैं। तो ये दो समस्याएं जो मुझे दिखाई दी सबसे ज़्यादा मूलभूत समस्याएं तो ये हैं। इसके अलावा एक और बात है कि यहाँ जो युवा है अभी वो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे पढ़ने का माहौल पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। शायद यहाँ बहुत अच्छे कॉलेज स्कूल अभी नहीं हैं। कुछ प्राइवेट स्कूल खुले हैं जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैं उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूँ, उन स्कूल वालों को, संचालकों को, जो यहाँ पढ़ाई में अच्छा काम कर रहे हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हैं, लेकिन फिर भी कम है।
तो मेरा एक प्राथमिकता जो है वो ये होगी कि मैं यहाँ पर अपने गांव-गांव में कुछ लाइब्रेरी खोलने का वो बनाऊं, ताकि बच्चों को अपने ही गांव में पढ़ने का वो मिल सके माहौल, उसे कहीं बाहर ना जाना पड़े, उसे भटकना ना पड़े। अगर अपने गांव में उसे पढ़ाई की स्थिति होगी उसके गांव में और माहौल मिलेगा, लाइब्रेरी होगी, तो वो एक अच्छे पढ़ाई करके और अच्छी शिक्षा प्राप्त करके और आगे जो है रोज़गार प्राप्त कर सकता है। तो मेरा जो प्राथमिकता है वो शिक्षा पे काम करना भी है। सर, एक चीज़ और मैंने भी सुनी है कि बच्चों को आप हायर स्टडी में भी हेल्प करते हैं, उनको फ्री भी पढ़ाते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, तो क्या वो प्रोसेस है? देखिए, क्या है कि शिक्षा में बहुत पहले से हम लोग काम कर रहे हैं। पहले मैं एक मानव विकास अपराजिता मानव विकास समिति के नाम से एनजीओ चलाता हूँ 2008 से। 2008 से वो चलती आ रही है। उसमें हम यही काम करते थे कि जितना जो है बच्चों को, जो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, अगर उसके 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं और शिक्षा उसे प्राप्त करने में आर्थिक उसकी समस्या है, वो नहीं पढ़ पा रहा है और वो बेसिकली आगे पढ़ाई करने में उसे दिक्कत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी के पिताजी नहीं हैं, या अगर पिताजी हैं भी तो आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है, घर में बहनें थी, शादियां हो गई, 4 बहनों की शादी करनी पड़ी, ज़मीन थोड़ी सी है, वो बच्चा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उसे पढ़ाने के लिए हम जो है कुछ अपनी तरफ से करते थे मदद उसकी, और वो चलाते आ रहे हैं अपराजिता मानव विकास समिति। इसी के तहत एक हमने बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक गुजर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट भी बनाई, जो कि गुजर समाज की कम्युनिटी के लिए काम करती है। उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। उसके अध्यक्ष हैं आदरणीय नेपाल सिंह कसाना जी, मैं उसका महासचिव हूँ, और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उसमें। हम सब लोग 1-1 हज़ार रुपये इकट्ठा करके हर महीने उस ट्रस्ट में देते हैं, और उससे हमारे पास लगभग 2-3 लाख रुपये हर महीने आता है। उससे हम अब तक 18 से 20 लाख रुपये जो है बच्चों को दे चुके हैं स्कॉलरशिप के तौर पर। उसका भी क्राइटेरिया सेम है। तो उसमें भी हम यही करते हैं कि जो बच्चे जिनकी परसेंटेज 10-12 में 80% से ज़्यादा आगे पढ़ना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो उनकी हम मदद करते हैं, उनकी फ़ीस भरते हैं। जैसे कि मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो लोगों का कुछ ये भी कहना है कि नए चेहरों पर हम कैसे भरोसा करें, क्योंकि चुनाव के वक्त में हम लोगों से वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, लेकिन हमारी जो बातें हैं वो कभी पूरी नहीं हुई हैं। जनता की जो मांगे हैं हमेशा वो हर 5 साल में उठती हैं, लेकिन उसके बाद वो दफन हो जाती हैं। क्या आप इस पे कहें? देखिए, बिल्कुल सही बात है। दूध का जल्ला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। इस क्षेत्र में जो भी रहे विधायक, पहले वर्तमान जो भी हैं, उनसे जनता थोड़ी सी इसीलिए परेशान है कि जो वादे किए गए, जो काम करना था वो उन्होंने नहीं किया, और जिस तरह की यहाँ सहूलियत होनी चाहिए थी, पानी बिजली की मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम मिल ही जानी चाहिए थी, वो नहीं मिली। तो इसलिए जनता परेशान है। अब जनता कैसे विश्वास करे? देखिए, किसी ना किसी पे तो एक बार आपको विश्वास करके देखना पड़ेगा। नया व्यक्ति आएगा, आप उस पर विश्वास करेंगे, आपके अगर वो खरा उतरता है आपकी उम्मीदों पर, तभी आप उसे आगे मौका देंगे, वरना तो आप उसे मौका नहीं देंगे। अब बात मुझ पे क्यों विश्वास करें, मैं आपको बताता हूँ। आपने मेरी पृष्ठभूमि के बारे में पहले नहीं पूछा, तो मैं वहाँ पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। मैं बेसिकली जब छोटा सा था, 12 साल का, तो हमारे पिताजी एक्सपायर कर गए। 2 भाई हैं हम, वो 6 साल का था और मैं 12 साल का। हमारी माताजी ने बहुत संघर्ष करके हमें पढ़ाया लिखाया। उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई हमारे सामने कि हमें जो है एक मकान जो छोटा सा शहर में आके पिताजी ने बनाया था, वापस हमें गांव जाना पड़ता। लेकिन किसी तरह माताजी ने उस वक्त संभाला, संघर्ष किया। हम दोनों भाइयों ने पढ़ाई करके इंजीनियरिंग की, उसके बाद MBA मैंने किया, लॉ की। पढ़ाई करके धीरे धीरे नौकरी की हम दोनों भाइयों ने, और फिर अपना एक खुद का व्यवसाय स्थापित किया। आज मेरे 2 होटल हैं ग्रेटर नोएडा में, 4 स्टार कैटेगरी के दोनों होटल हैं। मेरे पास आज की तारीख में कोई वजह नहीं थी कि मैं उन सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, अच्छा खासा चलता हुआ बिज़नेस छोड़कर यहाँ गांव में आकर, जहाँ ना लाइट है ना पानी है, और अपना जो है यहाँ पे गांव घूमूं, लोगों के बीच में जाऊँ, धूप में घूमूं, कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे। असल में क्या है कि जब मेरे चैनल्स भी चलते हैं, कुछ डिजिटल चैनल भी हैं, उनकी जब हमारी टीम सर्वे करती थी, गांव जाती थी, और जब उन्होंने यहाँ बताया कि यहाँ इतनी समस्या है, और चूँकि मुझे लगा कि यहाँ के लोगों को आखिर क्यों वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, और इसमें मैं गुरेज नहीं करूँगा, कहना नहीं चाहिए। वैसे तो जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, सभी जातियों का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, सबको मुझे साथ लेके चल रहा है। लेकिन चूँकि मैं गुजर जाति से आता हूँ और यहाँ पे गुजर बाहुल्य क्षेत्र है नगर विधानसभा, तो मुझे लगा कि यहाँ का गुजर इतना पिछड़ा हुआ क्यों रह गया। दिल्ली के पास हैं, यूपी के पास हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी इतने पिछड़े हुए हैं, यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तब मुझे लगा कि मुझे यहाँ आके काम करना चाहिए, और मैं अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के यहाँ आया हूँ। विधायक
बनना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इससे ज़्यादा बेहतर मैं वहाँ व्यवसाय कर रहा हूँ, बहुत बड़ा मेरा व्यवसाय है, अच्छा खासा बिजनेस चलता है, मेरे चैनल्स चलते हैं, तो पॉपुलैरिटी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरे राजस्थान से लेके और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लोग जो है हमारे चैनल्स को देखते हैं मुझे पहचानते हैं। तो मैं उन सबको छोड़ के आया हूँ, इसलिए मैं एक बार कह रहा हूँ जनता से कि आप विश्वास कीजिए, और आपको जब विश्वास दूसरा मुझ पे नहीं है तो कम से कम एक बार भारतीय जनता पार्टी पे इस बार विश्वास कीजिए। आपको अपने आप जो चेंजेस आएंगे इस बार आपको दिखाई देंगे, और आप खुद कहेगी जनता यहाँ की कि हमने सही फैसला लिया। लोग ये भी मानते हैं कि बाहरी व्यक्ति जो है वो यहाँ आ रहे हैं तो वो अपने वहीं से चुनाव लड़े जहाँ से वो हैं, अपने क्षेत्र से लड़े या कहीं से भी लड़े, लेकिन नगर की जनता जो है वो बाहरी व्यक्ति पर जल्दी से भरोसा नहीं कर पाएगी। देखिए, ये जो कहा कि जनता नहीं कह रही है, जनता तो पूरा भरोसा कर रही है। मैं गांव-गांव जा रहा हूँ, जनता के लोग तो पूरा भरोसा कर रहे हैं, और हर आदमी ये कह रहा है कि हमें तो चाहिए आप जैसा चेहरा कोई आए जो यहाँ विकास करे। ये सिर्फ उन लोगों द्वारा उड़ाई जा रही है जो पुराने नेताओं, जिनकी जो है धरातल हिलने लगा है, जिनके नीचे से ज़मीन खिसक रही है राजनीतिक, जिनको अब ये लग रहा है कि यहाँ हम आराम से बैठे थे, हमें ना गांव में जाना पड़ता था, ना लोगों से बात करने जाना पड़ता, ना उनके बीच जाना पड़ता था। ये कैसे लोग आ गए जो लोगों के बीच बीच घूम रहे हैं, धूप में घूमते हैं, उन्हें परेशानी होने लगी है, उन्हें भी घर से निकलना पड़ रहा है और उन लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है, तो तकलीफ उन्हें है। उनके कुछ लोग, और वो लोग ये बात उड़ा रहे हैं कि नए चेहरे हैं और बाहर से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। अब मैं चाहे यहाँ रहूँ, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चुनाव लड़ूँ, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं एक ही परिवार का हिस्सा हूँ। मैं यहाँ लड़ूँ या मैं जाके जो है दिल्ली में लड़ूँ, हरियाणा में लड़ूँ या किसी भी स्टेट में लड़ूँ, और लोकतांत्रिक हिसाब से भी लड़ सकते हैं, कोई रोक तो है नहीं भाई। आप अगर यहाँ पे जो है, और दूसरी बात नए की बात ये कहते हैं, मैं पिछले 4 साल से भरतपुर में हूँ। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ रहता हूँ, लेकिन एक्टिवली मैं बहुत ज़्यादा, मेरा चैनल चलता था, मैं उसके लिए भी आता था, लोगों को स्कॉलरशिप देने के लिए भी बीच बीच में लोग बुलाते थे। बहुत साल पहले आप पूछेंगे तो नदबई में नैम सिंह फौजदार जी के साथ मेरा एक स्वागत हुआ था, कोविड से पहले। उस वक्त से मैं यहाँ आ रहा हूँ। नदबई में जब स्वागत किया था लोगों ने कि भाई आप लोग इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं, समाज के लिए इतना अच्छा काम करते हैं, तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। तो ये नए वाली तो बात बिल्कुल बेकार है। ये सिर्फ उन लोगों द्वारा उड़ाई जा रही है जिनकी ज़मीन खिसक रही है राजनीतिक। जनता बहुत प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है, और आप देखेंगे सुबह शाम यहाँ भीड़ लगी रहती है। अभी मेरा मकान बना है, अभी यहाँ पे इतनी भीड़ अभी से होने लगी है, और अगर चुनाव पार्टी मौका देती है, चुनाव लड़ने का प्रत्याशी बनाती है, तो फिर आप देखिएगा कि कितनी जनता यहाँ प्यार और सम्मान देगी। अच्छा, लगातार आप एक बात कहते हैं कि सर अगर पार्टी ने टिकट दिया, पार्टी ने सम्मान दिया तो हम चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं दिया तो हम फिर जो है संगठन के साथ काम करेंगे जी। तो क्या लग रहा है अभी किस तरह की बातें अभी पार्टी से अगर आपने आगे रखी हो तो क्या कहना है, क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आखिरी वक्त तक यहाँ किसी को कुछ नहीं पता होता कि कौन है, कौन आएगा, कौन आएगा। आला कमान, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये सब डिसाइड करते हैं मिलके, और वहाँ जो बैठे हैं जयपुर में और दिल्ली में, वो लोग डिसाइड करेंगे कि किस व्यक्ति को यहाँ से हमें चुनाव लड़ाना है। वो जिसको भी लड़ाएंगे वो एक अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, और वो सब जानते हैं कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाने से यहाँ की दशा सुधर सकती है और कौन अच्छा प्रत्याशी हो सकता है। तो पार्टी जिसे भी देगी हम उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। किसी के साथ हमारी कोई नाराज़गी, किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। एक वीडियो पीछे चला, वो ज़रूर थी, उसमें एक छोटी सी नाराज़गी मैंने व्यक्त की थी, क्योंकि उसमें क्या है कि एक पीछे बैनर लगा, उस बैनर पे एक ही व्यक्ति का फ़ोटो बार बार लग जाता है। हमारा ये कहना था कि अगर बैनर लगाए जा रहे हैं तो, और आप किसी नए बड़े सीनियर वरिष्ठ अधिकारी को या वरिष्ठ जो है पॉलिटिशियन को, राजनेता को यहाँ बुलाते हैं नगर विधानसभा में, तो जितने भी आकांक्षी हैं या जितने भी प्रत्याशी हैं उन पर नीचे सबके फ़ोटो लग जाएं, या किसी का भी ना लगे, सिर्फ जो पदाधिकारी हैं मंडल अध्यक्ष उनके लगें। उसको गलत तरीके से पेश किया गया। कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी किसी को भी चुन के भेजेगी, जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी, XYZ, मैं किसी का एक का नाम नहीं लेना चाहता, पूर्व विधायक हों, कोई भी हो, पार्टी अगर हमें कहेगी कि उनके लिए हमें वोट मांगने हैं तो हम घर घर जाके वोट मांगेंगे और उनके लिए काम करेंगे। पूरी तरीके से हम पार्टी के प्रति समर्पित हैं। मुझे जो देखा गया है कि पिछला जो 2018 का चुनाव रहा उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का टिकट जो रहा वो एक तीसरे नंबर पे रहा जी। तो अब की बार अगर टिकट जो है वो बीजेपी का कमल जो है अगर आपके हाथ में थामा जाता है तो कितने वोट आप यहाँ से ले सकते हैं और क्या उम्मीद है अभी आपको जनता से? देखिए, मैं तो क्या होता हूँ कि मैं कितनी वोट ले सकता हूँ, जनता खुद कह रही है। यहाँ की जनता इस बार ये कह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का टिकट जो है आपको मिलता है या जिस भी प्रत्याशी को मिलता है, क्योंकि मैं जाता हूँ लोगों के बीच, तो मुझसे कहते हैं, दूसरे प्रत्याशी जाते होंगे तो उनसे भी कहते होंगे,
पार्टी ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं, जनता ये कह रही है कि कम से कम इस बार जो है 50,000 के मार्जिन से जीत शुरू होगी। आगे कहाँ तक जाएगी कुछ नहीं पता। पिछली बार जो डिवीज़न था उसकी 2-3 वजह थी। एक तो ये है कि पार्टी के जो प्रत्याशी थे, मैं नहीं कहना चाहूँगा शायद उनका कुछ विरोध रहा हो, या हो जाता है कभी कभी एंटी इनकम्बेंसी रही होगी तो जनता ने नहीं लिया। दूसरा, एक प्रत्याशी 2-3 प्रत्याशी आपस में लड़ गए और वोट कट गई। भारतीय कुछ जैसे गुजर 2 लड़ गए, और चूंकि गुजर बाहुल्य क्षेत्र है तो गुजर की वोट उधर चली गई। ऐसे ही नेम सिंह फौजदार लड़े, उनका भी एक अपना वर्चस्व है, वो इतने सालों से यहाँ पे नेतागिरी कर रहे हैं, तो कुछ वोट वो भी ले गए। तो ये कटने की वजह से ऐसा हुआ। अगर पिछली बार भी ये वोट ना कटती तो तकरीबन 30,000 से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती। तो ऐसे ही अगर अब की बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों का टिकट गुजर समाज के पास रहा तो किस तरह की तस्वीरें यहाँ पे रहेंगी? देखिए, इस बार जनता ने ये बात समझ ली है कि पिछली बार जो गलती की वो गलती अब हमें नहीं दोहरानी है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर इस बार पार्टी टिकट देती है, गुजर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं जा रहा है। और दूसरी बात है, एक सचिन पायलट जी को लेकर भी नाराजगी है गुजरों के बीच में कि सचिन पायलट जी अगर मुख्यमंत्री बनाए जाते कांग्रेस की तरफ से तो शायद हो सकता था कि यहाँ का गुजर समाज फिर भी कांग्रेस के साथ चला जाता, कुछ हिस्से में चला जाता, कुछ वोट बढ़ जाती। लेकिन चूंकि सचिन पायलट जी को वो मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पिछली बार सारा गुजर समाज कांग्रेस के साथ गया था, तो इस बार बिल्कुल कांग्रेस को नकार रहा है गुजर समाज। बल्कि वो एक तरह से, कहीं तो कुछ लोग इतने नाराज हैं, वो कह रहे हैं हमें बदला लेना है और बदला लेने की नीयत से वोट करेंगे। इस बार हम कांग्रेस को 1 वोट नहीं पड़ने देंगे। और अगर हमारे घर में 10 वोट हैं तो पिछली बार तक तो हम 6-7 वोट डालने जाते थे, इस बार 10 की 10 डालने जाएंगे। अच्छा, चलिए। और एक बात ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि नगर विधानसभा को आखिर आपने क्यों चुना? क्योंकि अगर बात करें गुजर बहुल्य इलाकों की तो और भी बहुत सारी ऐसी विधानसभाएं हैं, लेकिन आपने नगर को ही क्यों चुना? कुछ नेता कहते हैं कि हमको या फिर हमारे लिए स्पेशली किसी ने इनको भेजा है। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी अभी इसका जवाब थोड़ी देर पहले आपको दिया, पिछले उसमें मेरा जवाब था सवाल पे। किसी ने भेजा, ये लोग जो है जिनकी राजनीतिक वो खिसकती जा रही है वो ये कहते हैं, तो किसी ने भेजा, किसी को हरवाने को भेजा। अब सीधी सी बात, इसका एक सिंपल सा जवाब है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सिवा किसी भी टिकट पे या निर्दलीय कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो बात ही खत्म हो जाती है कि किसी को हरवाने में आया हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी से आएगा मैं उसके पीछे खड़ा दिखाई दूंगा आपको, उसके लिए कैंपेन करूंगा, उसके लिए चुनाव में पूरी मेहनत करूंगा। तो ये बात तो बिल्कुल सिरे से खारिज हो जाती है, किसी ने भेजा। दूसरी बात, गुजर बाहुल्य क्षेत्र की बात करें तो भरतपुर में 3 सीटें हैं, बयाना, वैर और नगर। अब आप देख सकते हैं कि भरतपुर के ज़िले में जो है बयाना और वैर दोनों रिजर्व हो चुकी हैं, एक नगर विधानसभा बची है। और राजस्थान में मैं ज़्यादा काम करना चाहता था, चूँकि यहाँ विकास की ज़रूरत है। जहाँ से मैं पहले रहता था, मैं ग्रेटर नोएडा में जहाँ मेरे होटल है, वहाँ विकास पूर्ण रूप से हो चुका है। वहाँ लोगों को विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। असल में दिक्कतें जहाँ हैं, काम वहाँ करने में मज़ा आता है। जहाँ पहले से ही सब कुछ हो वहाँ आप क्या काम करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो ऐसे क्षेत्र में जाएं जहाँ पे पिछड़ापन हो, जहाँ लोगों को ज़रूरत हो काम की। आप अगर एक बड़े शहर में जाके नेता बन जाएं तो वहाँ आपसे पूछने भी कोई नहीं आता, वहाँ कोई समस्याएं नहीं होती, छोटी मोटी समस्याएं होती हैं जो ऑटोमेटिकली सरकार निपटाती रहती है। तो ऐसी जगह नेता बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। पिछले 15 साल से शिक्षा में काम भी कर रहा हूं, तो इसी के नाते मैं ऐसे क्षेत्र को चुनना चाहता था जहां पे जो है पिछड़ापन हो। और चूंकि गुजर बाहुल्य है तो इसका बेनिफिट तो मिलता ही है, चूंकि मैं गुजर बिरादरी से आता हूं। आप लगातार बात करते हैं गुजर समाज की, अपने समाज की बात करते हैं, लेकिन अगर चुनाव में जो चुनाव लड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं सभी समाज से जब वोट मिलता है तो सभी समाजों द्वारा चुना जाता है, तो शायद तभी चुनाव निकल पाता है। मैं अपने, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने समाज की बात करता हूँ, मैं हर समाज की बात करता हूँ। इसीलिए मेरी जो पहले मैंने ट्रस्ट बना रखी है, अपराजिता मानव विकास समिति मैंने आपको बनाया, वो हर एक बच्चे की मदद करती है। वो जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का, संप्रदाय का, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैं हर एक व्यक्ति के लिए काम करना चाहता हूं, जितनी यहाँ पे कौम है सबके लिए काम करना चाहता हूं। और आज आप देखेंगे ये बात भी जो है अब आपने उठाई है, तो मैं बता दूं कि गुजरों से ज़्यादा इस वक्त मुझे जाट समुदाय के जो गांव हैं यहाँ पे, पथरौड़ा, पालतू, थून, इनमें युवाओं का समर्थन मिल रहा है। आप ही के चैनल पर मैं देख भी रहा था, कल परसों की एक वीडियो थी आपके चैनल पर, वो चल रही थी, उसमें भी जो है वहाँ के क्षेत्र के युवा जो हैं वो मेरे समर्थन में बोल रहे थे। ऐसे ही मैं जो है सीकरी साइड जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे जो सिख समाज के लोग हैं वो बहुत समर्थन दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। मैं हर एक जाति बिरादरी से जुड़ता जा रहा हूँ, अपने आप को कनेक्ट फील कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ गुजर समाज की बात करता हूँ, मैं हर एक की बात करता हूँ और आगे भी करूँगा। और आप, एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, वाजिब अली पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने जो काम किया वो सिर्फ सीकरी में किया, उन्होंने एक संप्रदाय के लिए काम किया।
चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस तरफ देखा भी नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं इस बात को कहता हूं कि मैं चुनाव अगर जीतता हूं, पहली बात तो मुझे टिकट मिले, और टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी देती है मुझ पर विश्वास करके, और मैं चुनाव जीतता हूं, तो मैं हर एक संप्रदाय के लिए काम करूंगा, उन लोगों के लिए भी काम करूंगा जिन पर आज ये इल्ज़ाम लगता है कि वो तो वाजिब अली के लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं किसी एक बरादरी के लिए काम नहीं करूंगा। नेताजी 10 साल आपकी पार्टी के यहाँ विधायक रहे हैं, और अगर वो विकास को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं आपके पार्टी के जो विधायक रहे हैं उन पर भारी आरोप लगाते हैं कि भाई उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। देखिए, अब अगर हम उनकी बात करना ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्हें हरा के जनता ने ये पहले ही संदेश दे दिया। वो हारी इसीलिए कि शायद वो नहीं कर पाई उतना काम, तभी वाजिब अली को लाई थी जनता। लेकिन अब 5 साल में वाजिब अली भी तो वो नहीं कर पाए जिसकी वजह से वो आए थे, जो वादे करके जीत के वो आए, जनता ने उन्हें समर्थन दिया। और ऐसा नहीं था कि उन्हें केवल जो है एक ही व्यक्ति ने या एक ही संप्रदाय के लोगों ने समर्थन दिया, उनमें गुजर भी वोट डालने गए थे, उनके पास गुजरों की भी वोट पड़ी है, उनके पास अदर कम्युनिटीज़ की भी वोट पड़ी, लेकिन उन लोगों को उन्होंने निराश कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि जो चले गए, जो हार चुके हैं पहले, उनकी बात हम ना करें, जो वर्तमान में अब हम उनकी बात करें, उन्होंने क्या किया। अच्छा सर, अभी आपने एक बात कही कि उन पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने सीकरी में सब कुछ कराया, तो उन्होंने तो नगर में भी बहुत कुछ करा है। ऐसा तो कुछ अभी तक देखा नहीं गया है कि कोई भी चीज़ जैसे नगर में आई हो उसको सीकरी लेके चले। नहीं, वो ले जाने, वहाँ का अगर क्षेत्र को देखा जाए तो वहाँ उन चीज़ों की जरूरत थी। बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति अब से 40 किलोमीटर दूर आता था, वो 18 किलोमीटर हो गया, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए उसकी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। जो सीकरी में तहसील बनने की ज़रूरत थी वो सब ठीक है, उन्होंने वहाँ बनवा दी, बहुत अच्छा किया। मैं बात कर रहा हूँ, ये पानी आज तक नगर कस्बे का नहीं सुधार पाए वो। आज मैंने अभी आपको बताया क्या बदबू भरा पानी आता है, इसलिए मैं 2 जगह रहा। देखिए, जब तक आप किसी जगह रहते नहीं हैं तब तक आप वहाँ की बातें समझ नहीं पाएंगे। तो पहले मैंने नगर के शहर में अपना एक रेंट पे मकान लिया, वहाँ रह के देखा कि वहाँ क्या चीज़ें हैं, फिर मैं गांव में आके मकान बनाया, और फिर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। दोनों जगह देख के मैंने देखा कि यहाँ पे दोनों जगह समस्याएं, ना तो वो गांव की, यहाँ की नगर क्षेत्र की बिजली की समस्या को सुधार पाए, और ना नगर शहर के पानी की समस्या को सुधार पाए। तो ये तो काम करना ही था उन्हें। सीकरी में वो ले गए तहसील, उसकी बात तो मैं कर ही नहीं रहा। सीकरी में तहसील बननी चाहिए, ज़रूर बननी चाहिए, बनाएं, लेकिन कम से कम यहाँ लोगों से भी तो पूछें कि ये जो पानी है, यहाँ जो समस्याएँ हैं, ये सब ना हो। दूसरा, कुछ लोगों की ये नाराज़गी भी है, एक मंदिर है, वो मंदिर टूट जाता है, लेकिन मस्जिद के बारे में कोई बात नहीं की जाती, उसकी दीवार रह जाती है। मतलब इस तरह का भेदभाव नहीं, ना तो मंदिर टूटे ना मस्जिद टूटे। मैं तो किसी के भी उसमें नहीं हूँ पक्ष में कि किसी का भी टूटे। अगर आप तोड़ रहे हो तो या तो सब कुछ तोड़ें, एक बिल्कुल कि भाई रोड बनानी है, सड़क बनानी है, तो फिर सब कुछ ही खत्म हो, और या फिर कुछ भी ना हो। इस तरह का जो भेदभाव दिखता है। और एक एग्जाम्पल है जिसके लिए अभी मैं आपसे जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूँगा, पर आपके यहाँ पर शुरुआत कर देता हूँ, उस मुद्दे की बता देता हूँ। एक मेरे पास जो है नगर पालिका से एक ऑफ़र आता है, उन्होंने मुझे कहा बुला के साहब यहाँ जो है गांधी पार्क में एक शिव जी की प्रतिमा लगवानी है, अगर आप लगा सकें तो आप लगा दें। मैंने कहा जी ज़रूर, बहुत अच्छी बात है, श्रावण मास का महीना चल रहा है और शिव जी की प्रतिमा लगाना, चूँकि मैं शिव भक्त भी हूँ, भगवान की पूजा भी करता हूँ शिव भगवान की, तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुरंत जो है इसे लगवा देता हूँ। आप लिखित में एक जो है मुझे नगर पालिका की तरफ से लेटर दे दीजिए। जो वहाँ के राम अवतार जी चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने मुझे वो लेटर दिलवा दिया। मैंने लेटर लेने के बाद एक शिव मूर्ति का ऑर्डर दे दिया, शिव मूर्ति तैयार हो गई, बन के 1-2 दिन में आने वाली है, उसका पूरा पैसा जा चुका है। जैसे ही अब वो जब वो बन के तैयार होने वाली है, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आता है कि वो दबाव आ रहा है और अब आप वो मूर्ति ना लगाइए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, किसका दबाव आ रहा है? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको शिव की मूर्ति से समस्या है? अब आप लिखित में पहले मुझे देते हैं और खुद बुला के कहते हो आप कि जी आपको जो है मूर्ति लगवानी है, और उसके बाद जब मैं मूर्ति लगवाने की तैयारी कर देता हूँ, पूरा पैसा दे देता हूँ, और वहाँ बेस बनवा दिया मैंने, वहाँ पे बेस भी बन चुका है, आप जाके देखेंगे गांधी पार्क में, सिर्फ उस पर ग्रेनाइट लगना बाकी है, तब मुझे कहा जाता है कि दबाव आ रहा है। आखिर कौन व्यक्ति है जिसे शिव से तकलीफ है, किसका दबाव आ रहा है? और ये मार्केट में चलता है कि राम अवतार जी जो हैं चेयरमैन साहब, वो कांग्रेस के व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन विधायक से है। अब पता नहीं इसमें कितने सच्चे हैं। नेताजी, आप का इशारा कहीं वाजिब अली की ओर तो नहीं है? अब मैं ऐसे साफ साफ नहीं कह सकता, क्योंकि राम अवतार जी ने मुझे नाम नहीं बताया। राम अवतार जी ने सिर्फ ये कहा दबाव आ रहा है। मैंने उनसे पूछा किसका दबाव आ रहा है, वो बता नहीं रहे। नहीं, अगर मूर्ति से कोई संबंध है तो मूर्ति ना, अभी 2 मूर्ति अभी वाजिब अली ने रखवाई, एक जालूकी में और एक अम्बेडकर की। शिव भगवान की तो नहीं रखवाई ना। उनसे अम्बेडकर, देखिए मूर्ति से समस्या नहीं है, बात शिव मूर्ति की हो रही है। अम्बेडकर जी की मूर्ति तो रखवाने की बात इसलिए है क्योंकि अम्बेडकर जी तो वो पहले बीएसपी से चुनाव लड़े हैं और उनके साथ वो वोटर जुड़ा है।
मैं उनकी बात नहीं कर रहा, अंबेडकर जी बात अलग है। यहाँ धर्म की, देखिए धर्म की बात हो रही है। एक संविधान का व्यक्ति अंबेडकर जी सबके लिए पूजनीय है डॉक्टर साहब, उनकी मूर्ति उन्होंने लगवा दी, लेकिन उस मूर्ति पे क्या समस्या है? और मैं वाजिब अली का नाम नहीं ले रहा, ये भी तो प्रूफ नहीं है कि वाजिब अली, मैंने नहीं कहा, आपने बात उठाई कि वाजिब अली, मैं नहीं कह रहा कि वाजिब अली, लेकिन मैं कह रहा हूं किसको समस्या है, किसी को तो है। और राम अवतार जी किसके साथ कनेक्टेड हैं, ये राम अवतार जी बताएं, आप ये सवाल उनसे जरूर पूछिए। चलिए, ये बात जो है हमारी राम अवतार जी से रहेगी और राम अवतार जी से हम ये जानेंगे भी आखिरकार किसका फोन आया, कहाँ से कॉल आई, कैसे घंटी बाजी और कैसे मना किया गया, क्योंकि जब मूर्ति बन गई वहाँ सारा जो उनको तैयार करवाना था बेस वो सारी चीज़ें तैयार हो गई, लेकिन फिर भी उसके बाद ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी बात उनसे करेंगे। और साथ ही जनता के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे, क्या एक मैसेज देंगे और क्या कहना चाहेंगे? सभी लोगों के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रही है। राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है, इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपनी वोट को बिल्कुल ख़राब ना करें, बंटने ना दें। आप अपने प्रत्याशी को, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंच के चुनाव की तरह ना लड़ें कि जिसके साथ आपके संबंध हैं उसके लिए आप वोट डाल के अपनी वोट खराब करें। आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और इस भ्रष्टाचार वाली सरकार को राजस्थान से ख़त्म करें। आप देखें कि अगले 5 साल में कितना विकास राजस्थान में बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद अमित जी, हमारे साथ जुड़े थे। हम आपको बता दें, उन्होंने बताया कि जनता का प्यार हमें लगातार मिल रहा है, युवा जो है वो सड़कों पे हैं, जो तस्वीरें लगातार हम भी आपको DTV के माध्यम से दिखा रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें, उन्होंने ये कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि बाहरी हैं, ये जनता की समस्या नहीं, जनता नहीं कहती है, वो लोग कह रहे हैं जिनकी अब जो राजनीतिक ज़मीन है ना वो खिसकने लगी है। यानी कि आप समझ सकते हैं उनका इशारा यहाँ के उन नेताओं पे है जिन्होंने कभी यूँ कह सकते हैं कि मेहनत नहीं की। उनका कहना है अमित जी का कि जिन्होंने कभी मेहनत नहीं की, जनता के बीच नहीं गए, तो आज उनको डर लगने लगा है कि जो अभी अमित जी यहाँ आए हैं और भी यहाँ चेहरे हैं जो जनता के बीच जा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि आपको जनता से कनेक्ट होकर रहना चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं तो हर एक की समस्या में जाना चाहिए, आपको दुख में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो उन्हीं लोगों को डर है अमित जी से और अमित जैसे चेहरों से, जो लोग अब से पहले जनता के बीच नहीं रहे और जनता के बीच जिन्होंने काम नहीं किया। तो लगातार आप हमारे साथ देखते रहे DTV। साथ ही उन्होंने बताया कि मूर्ति का जो मामला है, गांधी पार्क में जो मूर्ति लगने वाली थी भगवान शिव की, जिसको अभी रोक दिया गया है, उसको लेकर राम अवतार जी से हम ये सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कैसे और क्यों मना किया गया, ये सारी बात करेंगे। लगातार देखते रहे। कैमरा पर्सन इस्माइल मनान के साथ मैं आपका अपना जिकोली DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।